सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का शरीर तो इस दुनिया में रहता है, लेकिन उसकी आत्मा एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां ना दिन है ना रात, सिर्फ धुंध है, अंधेरा है। और ऐसी आत्माएं हैं जो वापस हमारी दुनिया में आने के लिए किसी भी इंसान का इस्तेमाल कर सकती है। इस जगह को कहा जाता है द फर्थर। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ द फर्थर में जाने की नहीं है, क्योंकि इस बार कोई ऐसा इंसान सामने आया है जो द फर्थर से वापस सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि वहां मौजूद चीजों और एंटिटीज को भी असली दुनिया में ला सकता है। और यही ताकत इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। कहानी शुरू होती है जेम्मा नाम की एक सिंगल मदर से। जेम्मा अपनी छोटी बेटी माया के साथ रहती है। बाहर से देखने पर दोनों की जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती है। जेम्मा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और हर कीमत पर उसे सुरक्षित रखना चाहती है। लेकिन जेम्मा की जिंदगी के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा है जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। जेम्मा का बचपन बिल्कुल सामान्य नहीं था। जब वह छोटी थी, उसकी मां इंग्रिड अजीब व्यवहार करती थी। दिन के समय वह अक्सर सोती रहती थी और रात में उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता था। वह घबराई हुई रहती, डरावनी बातें करती और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे वह किसी ऐसी चीज से भाग रही हो जिसे बाकी लोग देख ही नहीं सकते थे। छोटी जेम्मा को अपनी मां के इस व्यवहार की वजह समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि शायद उसकी मां मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन फिर एक रात ऐसा हादसा होता है जो जेम्मा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। इंग्रिड उसी घर में आत्महत्या कर लेती है और यही घर आगे चलकर जेम्मा की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। अब सवाल आता है, अगर उस घर में इतना भयानक हादसा हुआ था तो जेम्मा उसी जगह वापस क्यों रहती है? दरअसल जेम्मा जानबूझकर उसी घर में रहती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी माया को वैसा बचपन न मिले जैसा उसे मिला था। वह पुराने दर्द को नई यादों से बदलना चाहती है। लेकिन जेम्मा को नहीं पता कि जिस घर में वह अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है, उसी घर में उसके अतीत का एक दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। एक दिन जेम्मा को घर के गैराज में अपनी मां की पुरानी चीजों का एक बॉक्स मिलता है। पहली नजर में यह बस पुराना सामान लगता है, लेकिन इसी बॉक्स के साथ जेम्मा अनजाने में अपने परिवार के उस रहस्य को फिर से जगा देती है जिसे उसकी मां ने सालों पहले दबाने की कोशिश की थी। और इसके बाद जेम्मा को अजीब सपने आने लगते हैं। लेकिन ये सामान्य सपने नहीं है, क्योंकि हर बार जब जेम्मा सोती है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी दूसरी जगह पहुंच गई हो। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ धुंधला है, जहां रास्ते पहचान में नहीं आते, जहां चीजें अचानक अपनी जगह बदल देती हैं। और सबसे डरावनी बात, वहां जेम्मा अकेली नहीं है। शुरुआत में जेम्मा खुद को समझाती है कि शायद यह उसके पुराने ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। आखिर उसने बचपन में बहुत कुछ झेला था। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं इतनी वास्तविक होने लगती हैं कि जेम्मा के लिए उन्हें सपना मानना मुश्किल हो जाता है। उसे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनका संबंध सीधे उसकी मां से दिखाई देता है। और तभी उसे एहसास होने लगता है कि उसकी मां शायद पागल नहीं थी, वह किसी ऐसी चीज से लड़ रही थी जिसे जेम्मा आज खुद देख रही है। यहीं से कहानी द फर्दर की तरफ मुड़ती है। अब अगर आपने इंसीडियस की पुरानी मूवीज देखी है तो आपको पता होगा कि द फर्दर कोई साधारण घोस्ट वर्ल्ड नहीं है। यह एक तरह का स्पिरिचुअल रियलम है जहां मृत और परेशान आत्माएं फंसी रहती है। पुरानी फिल्मों में इंसान अपनी आत्मा के रूप में वहां जा सकता था, लेकिन वापस आने का रास्ता बेहद खतरनाक था। और अब जेम्मा के मामले में एक बिल्कुल नया नियम सामने आता है। जेम्मा सिर्फ द फर्दर में जा नहीं सकती, बल्कि वह वहां से चीजें वापस ला भी सकती है। यानी पहले जहां इंसान और दी फर्दर के बीच एक तरह की सीमा थी, जेम्मा उस सीमा को दोनों तरफ से पार कर सकती है। और यही कारण है कि दी फर्दर में मौजूद एंटिटीज की नजर जेम्मा पर पड़ जाती है। अब कहानी में एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है। जेम्मा के पास जो एबिलिटी है उसे कुरियर कहा जाता है। कुरियर का मतलब सिर्फ एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने वाला इंसान नहीं है। कुरियर द फर्दर और रियल वर्ल्ड के बीच चीजों को ले जा सकता है। और सबसे खतरनाक बात, एंटिटीज को भी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ला सकता है। यह एबिलिटी जेम्मा के लिए कोई सुपर पावर नहीं है, क्योंकि उसे अभी तक पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसकी छोटी बेटी माया भी इस पूरी घटना से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे पता चलता है कि यह एबिलिटी सिर्फ जेम्मा तक सीमित नहीं है। उसकी मां इंग्रिड में भी यह शक्ति थी और अब वही शक्ति माया तक पहुंच चुकी है। यानी एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां द फर्दर से जुड़ी हुई हैं, इंग्रिड, जेम्मा और माया। अब कहानी और ज्यादा डरावनी हो जाती है, क्योंकि जिस चीज से जेम्मा भाग रही है वह सिर्फ उसकी मां की आत्मा नहीं है। द फर्दर में कुछ ऐसी एंटिटीज भी मौजूद हैं जो जेम्मा की एबिलिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। और इनमें सबसे खतरनाक है साइरस। साइरस कोई साधारण गोस्ट नहीं है। जब वह जिंदा था तब वह एक कल्ट लीडर था। वह लोगों को मौत और सुपरनैचुरल दुनिया के बारे में अपने विचारों से प्रभावित करता था। उसका मानना था कि मौत अंत नहीं है और वह खुद भी मौत के बाद की दुनिया में जाने की कोशिश करता है। लेकिन मरने के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं होती। वह द फर्दर में मौजूद रहता है और वहां से वह रियल वर्ल्ड में वापस आने का रास्ता खोजता रहता है। साइरस को जेम्मा के बारे में पता चलता है और वह समझ जाता है कि जेम्मा बाकी लोगों जैसी नहीं है। अगर कोई द फर्दर से उसे बाहर ला सकता है तो वह जेम्मा है। यही वजह है कि साइरस जेम्मा को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसका मकसद जेम्मा को मारना भर नहीं है। उसका असली मकसद है जेम्मा की शक्ति का इस्तेमाल करके द फर्दर से वापस हमारी दुनिया में परमानेंटली आना। लेकिन जेम्मा को अभी साइरस की पूरी योजना का पता नहीं है। उसे बस इतना महसूस होता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसके आसपास सुपरनैचुरल घटनाएं बढ़ती जाती हैं और फिर जेम्मा की मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो इस पूरी दुनिया के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानती है। अगर आपने इंसीडियस फ्रेंचाइज की पिछली मूवीज देखी है
तो इलीस का नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इलीस पहले भी लोगों को द फर्दर से बचाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब इलीस खुद लिविंग वर्ल्ड में नहीं है। वह द फर्दर से जेमा तक पहुंचती है और जेमा को समझाती है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह उसके दिमाग का भ्रम नहीं है। उसकी मां के साथ जो हुआ था वह भी इसी सुपर नेचुरल शक्ति से जुड़ा हुआ था और अब वही खतरा उसकी बेटी माया तक पहुंच चुका है। इलीस जेमा को यह भी समझाती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि अगर जेमा द फर्दर से कुछ बाहर ला सकती है तो द फर्दर में मौजूद एंटिटीज भी जेमा के जरिए बाहर आने की कोशिश कर सकती हैं। यानी अब दरवाजा सिर्फ एक तरफ से खुला नहीं है, दोनों तरफ से खुल चुका है और यही पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जेमा धीरे धीरे अपनी शक्ति को समझना शुरू करती है। एक तरफ उसे अपनी बेटी को बचाना है, दूसरी तरफ उसे अपने अतीत का सामना करना है और तीसरी तरफ साइरस लगातार उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जेमा को अभी यह नहीं पता कि साइरस अकेला नहीं है। दी फर्दर में उसके साथ उसके फॉलोअर्स भी मौजूद हैं और ये लोग भी वापस हमारी दुनिया में आने का इंतजार कर रहे हैं। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां जेमा को पहली बार एहसास होता है कि उसकी बेटी माया सिर्फ एक इनोसेंट बच्ची नहीं है, वह इस पूरे सुपर नेचुरल खेल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि माया में भी वही कुरियर एबिलिटी है और अगर साइरस माया तक पहुंच गया तो शायद उसे जेमा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जेमा के सामने सिर्फ एक सवाल है, वह अपनी बेटी को बचाए कैसे। लेकिन इससे पहले कि जेमा कोई फैसला ले सके, द फर्दर की एंटिटीज उसकी जिंदगी में और गहराई तक घुसना शुरू कर देती है और यहीं से कहानी का असली नाइटमेयर शुरू होता है, क्योंकि अब डर सिर्फ सपनों में नहीं है, डर जागती हुई दुनिया में भी आ चुका है और जेमा को बहुत जल्द पता चलने वाला है कि उसकी शक्ति सिर्फ द फर्दर में जाने की नहीं बल्कि द फर्दर को हमारी दुनिया में लाने की शक्ति है। जेमा को पता चल चुका है कि उसके परिवार में कुरियर की शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है और अब उसकी बेटी माया भी इस शक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस शक्ति को पाने के लिए साइरस किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसे जेमा की नहीं बल्कि उस दरवाजे की तलाश है जिसके जरिए वह द फर्दर से वापस हमारी दुनिया में आ सके। अब जेमा अपनी बेटी को बचाने के लिए हर चीज से लड़ने का फैसला करती है, लेकिन साइरस के एकोलाइट्स पहले ही अपना जाल बिछा चुके होते हैं। जेमा को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसके आसपास होने वाली सारी अजीब घटनाएं अलग अलग नहीं है, हर घटना एक ही योजना का हिस्सा है। उसके सपने, घर में दिखाई देने वाली चीजें, द फर्दर में उसका जाना और माया के आसपास होने वाली सुपर नेचुरल घटनाएं, सब कुछ साइरस की योजना से जुड़ा हुआ है। जेमा अब समझ जाती है कि अगर उसने माया को इस शक्ति से बचाना है तो पहले उसे खुद द फर्दर को समझना होगा। इसलिए वह दोबारा उस अंधेरी दुनिया में जाती है, लेकिन इस बार वह पहले जैसी डरी हुई नहीं होती। उसे पता है कि वह वहां क्यों जा रही है और उसका मकसद क्या है। उसे माया तक पहुंचना है और सिरस को रोकना है। द फर्दर में पहुंचते ही जेमा को फिर वही अजीब और डरावनी जगह दिखाई देती है। चारों तरफ धुंध है, रास्ते सुनसान है और ऐसा लगता है जैसे हर कोने से कोई उसे देख रहा हो। लेकिन इस बार जेमा अकेली नहीं है, इलीज उसकी मदद कर रही है। इलीज उसे समझाती है कि साइरस की असली ताकत उसके डीमंस नहीं बल्कि उसका मैनिपुलेशन है। वह लोगों के डर का इस्तेमाल करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उसके बिना वे सुरक्षित नहीं रह सकते। यही वजह है कि उसके फॉलोअर्स उसकी बात मानते हैं और उसकी वापसी के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। इधर रियल वर्ल्ड में निक भी जेमा की मदद करने की कोशिश करता है। उसे पता चल जाता है कि जेमा जिस चीज का सामना कर रही है वह कोई सामान्य हॉन्टिंग नहीं है। एकोलाइट्स लगातार उनके आसपास मौजूद हैं और माया को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब साइरस अपना सबसे बड़ा कदम उठाता है, वह माया को द फर्दर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। माया छोटी है और उसे अपनी शक्ति की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए साइरस उसे मैनिपुलेट करना आसान समझता है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि माया अकेली नहीं है। उसकी मां जेमा उसे बचाने के लिए वापस आ चुकी है। जेमा द फर्दर में माया तक पहुंचती है और दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन बनता है। माया अपनी मां को देखकर डरने के बजाय उसकी तरफ आती है। जेमा उसे बताती है कि जो कुछ वह देख रही है उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी साइरस सामने आता है। साइरस जेमा को समझाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह सिर्फ अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। वह दावा करता है कि इंसानों ने हमेशा मौत को गलत तरीके से समझा है। उसके हिसाब से द फर्दर कोई नरक नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया है और इंसान को उस दुनिया और हमारी दुनिया के बीच आने जाने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन जेमा समझ चुकी होती है कि साइरस की बातें सिर्फ आधी सच्चाई है। अगर साइरस बाहर आया तो वह अकेला नहीं आएगा, उसके साथ द फर्दर की दूसरी एंटिटीज भी हमारी दुनिया में आने लगेंगी और यही चीज जेमा को किसी भी हालत में होने नहीं देनी है। अब सिरस जेमा पर हमला करता है। द फर्दर में दोनों के बीच भयानक कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है। साइरस अपने आसपास मौजूद एंटिटीज को जेमा के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जेमा खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इसी दौरान उसे अपनी मां इंग्रिड की याद आती है। उसे एहसास होता है कि इंग्रिड ने भी कभी इसी तरह की सिचुएशन का सामना किया था। उसकी मां कमजोर नहीं थी, वह अकेली थी और अब जेमा भी अकेली नहीं है, उसके पास माया है। यही बात जेमा को दोबारा खड़े होने की ताकत देती है। जेमा अपनी कुरियर शक्ति को इस्तेमाल करती है। वह द फर्दर और रियल वर्ल्ड के बीच बने कनेक्शन को उल्टा करने की कोशिश करती है। जिस रास्ते से एंटिटीज बाहर आने वाली थीं, जेमा उसी रास्ते को उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। लेकिन साइरस इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है।
वह माया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। माया डर जाती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगती है। उसकी पावर एक्टिवेट होते ही द फर्दर और रियल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। यानी साइरस को आखिरकार वही मिल जाता है जिसका वह इंतजार कर रहा था, एक पूरी तरह एक्टिव कुरियर। अब द फर्दर का रास्ता खुलने लगता है। रियल वर्ल्ड में भी सुपरनैचुरल घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। एकोलाइट्स को लगता है कि उनका मास्टर आखिरकार वापस आने वाला है, लेकिन तभी जेमा आखिरी फैसला करती है। वह अपनी बेटी को साइरस के हवाले करने के बजाय खुद उस कनेक्शन में चली जाती है। जेमा समझती है कि अगर कोई द फर्दर से चीजें बाहर ला सकता है तो वही शक्ति उन्हें वापस भी भेज सकती है। इसलिए वह अपनी कुरियर पावर का इस्तेमाल करके उस कनेक्शन को रिवर्स करना शुरू करती है। साइरस उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। साइरस जेमा को बताता है कि वह उसे अपनी मां की तरह खत्म कर देगा, लेकिन इस बार जेमा डरती नहीं। वह साइरस को बताती है कि उसकी मां ने उसे बचाने के लिए जो किया था, अब वही काम वह अपनी बेटी के लिए करेगी। जेमा अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करती है। द फर्दर में मौजूद एंटिटीज वापस खींचने लगती है, अकोलिट्स की योजना टूटने लगती है और सीरियस को भी उसी दुनिया की तरफ वापस धकेला जाने लगता है जिससे वह निकलना चाहता था। वह आखिरी बार जेमा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेमा अपनी शक्ति से कनेक्शन बंद कर देती है और इसी के साथ द फर्दर का दरवाजा बंद होने लगता है। सीरियस वापस द फर्दर में फंस जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जेमा को पता चलता है कि इस पूरी घटना की सबसे बड़ी कीमत माया ने चुकाई है। माया की कुरियर पावर ने उसे द फर्दर से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर दिया था। जेमा अपनी बेटी को वापस रियल वर्ल्ड में लाती है और उसे पकड़कर बैठ जाती है। कुछ देर तक माया कोई रिएक्शन नहीं देती। जेमा डर जाती है, लेकिन फिर माया अपनी मां को देखती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। जेमा को समझ आता है कि उसकी बेटी सुरक्षित है और पहली बार उसे अपनी मां इंग्रिड की सैक्रिफाइस भी पूरी तरह समझ आती है। उसकी मां ने भी कभी उसे इसी तरह बचाने की कोशिश की थी। अब जेमा के लिए उसका अतीत सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं रह जाता। वह समझ जाती है कि इंगेरिड ने उसे छोड़कर नहीं जाना चाहा था। वह बस उस डरावनी दुनिया से अपनी बेटी को बचाना चाहती थी और अब वही साइकिल जेमा ने अपनी बेटी के लिए खत्म कर दी है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो चुका है? मूवी यहाँ एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाती है। हम एक डेंटिस्ट के ऑफिस में जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एक आदमी डेंटल चेयर पर बैठा है। डेंटिस्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन अचानक माहौल बदलने लगता है। कुछ अजीब सुपरनैचुरल संकेत दिखाई देते हैं और धीरे धीरे समझ आता है कि द फर्दर की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस दुनिया को जेमा ने बंद किया था उसकी प्रेजेंस अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। और यही पोस्ट क्रेडिट सीन संकेत देता है कि द फर्दर की एंटिटीज की कहानी आगे भी जारी रह सकती है। अब अगर पूरी मूवी का मतलब समझें तो इसका सबसे बड़ा थीम सिर्फ घोस्ट्स या डीमंस नहीं है। मूवी असल में फैमिली ट्रॉमा और इनहेरिटेड फियर की कहानी है। इंगेरिड ने जो डर झेला वही जेमा तक पहुंचा। जेमा ने वही डर माया से छिपाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में जेमा समझती है कि डर को छिपाने से वह खत्म नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि आखिर में जेमा अपनी कुरियर पावर से भागती नहीं है, वह उसे एक्सेप्ट करती है। साइरस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वह मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वह फर्दर में फंसे रहने को स्वीकार नहीं करता। वह वापस रियल वर्ल्ड में आना चाहता है और इसी ऑब्सेशन की वजह से वह दूसरों को भी खतरे में डाल देता है। यानी जेमा और साइरस के बीच असली फर्क यही है। जेमा अपने अतीत को स्वीकार करके आगे बढ़ती है। साइरस अपने अतीत और मौत को स्वीकार नहीं कर पाता और उसी वजह से हमेशा द फर्दर में फंसा रहता है। और इसी के साथ इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही है कि द फर्दर का दरवाजा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और पोस्ट क्रेडिट सीन भी यही संकेत देता है कि अगर किसी इंसान में कुरियर की शक्ति दोबारा जाग गई तो द फर्दर फिर से हमारी दुनिया का रास्ता खोज सकता है। तो दोस्तों, यही थी इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की पूरी कहानी और एंडिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो अब बताओ, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो एक बार इस चैनल वीडियोस पर नजर डालना। आपको मिलेगा कि यहाँ हर नई मूवी की एक्सप्लेन वीडियो मिलती है। वीडियो को लाइक करके हाई पॉइंट जरूर देना।